इस कहानी का मेन कैरेक्टर जिसने अपनी आधी जिंदगी स्वीट्स और कैंडी को बेहतर बनाने में लगा दी, क्योंकि उसका सपना था कि वो एक दिन दुनिया की सबसे बेहतर कैंडी बनाएगा। और आज उसका सपना सच होने वाला था, क्योंकि वो एक कंपटीशन में था। अगर वो इस कंपटीशन को जीतेगा तो उसे बेस्ट शेफ का अवार्ड दिया जाएगा। लेकिन किस्मत इतनी खराब थी कि जो कैंडी उसने बनाई थी वही कैंडी उसके ऊपर गिर जाती है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब आखिर आगे क्या होगा, उसका सपना सच होगा या फिर नहीं, हर चीज देखेंगे। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन ऑल पे सिलेक्ट कर देना। चैप्टर 1 की स्टार्टिंग होती है और हमें बताया जाता है कि आज दूसरा और आखिरी दिन है पीटिशन वर्ल्ड टूर्नामेंट का, जहां पर सारे शेफ अपनी अपनी कैंडी को डिजाइन कर रहे थे। और तभी हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी कैंडी बनाता है, जो कि एक पक्षी जैसी दिख रही होती है। और वहां पर जितने भी शेफ थे उन सभी को पता था कि ये अवार्ड इसी को मिलने वाला है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर वहां पर सारी कैंडी की मूर्तियों को देखता है और सोचता है कि आज मेरा सपना सच होने वाला है और आगे जाकर मैं स्वीट्स की दुनिया बनाऊंगा। और ये चीज करके मैं हर इंसान के चेहरे पर स्माइल लाऊंगा। अब नेक्स्ट सीन में उन सारी मूर्तियों को जजिंग एरिया में ले जाया जाता है। वहीं हमारे मेन कैरेक्टर की टीम भी उस कैंडी को जजिंग एरिया में ले जाने लगती है, लेकिन उस कैंडी का बैलेंस बिगड़ जाता है और एकदम से वो हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर गिर जाती है, जिससे उसके सर से खून बहने लग जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर सोचता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ? मरने से पहले मैं स्वीट्स की दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन भगवान को मुझ पर थोड़ी सी भी दया नहीं आई। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक आवाज सुनाई देती है, जो कि गॉड की होती है। और गॉड उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें एक और मौका देना चाहूंगी। दूसरी दुनिया में तुम्हारा नाम पेस्ट्री मिल होगा। और ये कहने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर के ऊपर लाइट आती है और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं, जिसके पास उसके पेरेंट्स भी होते हैं। और तभी हमें उस लैंड का नाम बताया जाता है। इस लैंड का नाम था द फिफ ऑफ माउंटेन। और पेस्ट्री के फादर कैजरोल इस लैंड के स्विट्जरलैंड लॉर्ड है। पहले ये जमीन बहुत ज्यादा बंजर हुआ करती थी, यहाँ पर किसी भी चीज को ग्रो करना इम्पॉसिबल था। लेकिन पेस्ट्री के फादर ने और बाकी के लोगों ने मिलकर इस जमीन को उपजाऊ बनाया और ये पूरा काम 20 साल के अंदर हुआ था। और तभी हमें बताया जाता है कि यहाँ पर 3 विलेज है और हर विलेज में 40 लोग रहते हैं। और तभी हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं, जहाँ पर पेस्ट्री और उसके फादर तलवारबाजी कर रहे होते हैं। और तभी कैजरोल उससे कहता है कि अपनी ग्रिप को और ज्यादा मजबूत करो। और तभी पेस्ट्री भी अपनी तलवार से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और फिर वो सोचता है कि आज मुझे इस दुनिया में आए हुए पूरे 9 साल हो चुके हैं। और तभी पेस्ट्री को काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है, क्योंकि वो सही से फाइट नहीं कर पा रहा था। और तभी पेस्ट्री हमें बताता है कि उसके फादर मिलिट्री हीरो है और उसकी मॉम काफी ज्यादा काइंड है। और पेस्ट्री की 5 बड़ी बहनें भी है और यहाँ पर उसकी जिंदगी काफी ज्यादा अच्छी है। लेकिन यहाँ के लोग शुगर ग्रो नहीं कर सकते, जिसकी वजह से पेस्ट्री अब यहाँ पर कोई भी स्वीट्स या कैंडी नहीं बना पाएगा। और ये सोचकर पेस्ट्री का ध्यान भटक जाता है और उसके बाद पेस्ट्री हार जाता है। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है, जो है हेड रिटेलर, और उसका नाम फ्यूले होता है। और वो उन दोनों से कहता है कि अब ब्रेकफास्ट करने का टाइम हो चुका है। और फिर कैसरोल पेस्ट्री से कहता है कि आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। और ये सुनकर पेस्ट्री काफी ज्यादा खुश होता है और वो उन्हें थैंक यू बोलता है। और तभी फ्यूले कैसरोल से कहता है कि मेरे पास एक अच्छी और एक बुरी खबर है, तुम पहले कौन सी सुनना चाहोगे? तो कैसरोल कहता है कि सुननी तो दोनों ही है, लेकिन पहले तुम अच्छी खबर सुनाओ। और वो अच्छी खबर थी कि उनके गांव में बीन्स काफी ज्यादा अच्छे हार्वेस्ट हुए हैं और ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है जैसा पेस्ट्री ने कहा था। और तभी हमें पता चलता है कि पेस्ट्री ने उन सारे गाँव वालों को समझाया था कि अगर वो लोग मिट्टी के ऊपर लाइन से लगाएंगे तो बीन्स अच्छे से ग्रो होंगे। और जैसा पेस्ट्री ने बोला था बिल्कुल वैसा ही हुआ। और ये सब कुछ पेस्ट्री ने अपनी पास्ट की नॉलेज की वजह से उन लोगों को बताया था। और तभी कैजरोल पेस्ट्री से कहता है कि आखिर तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता था? और तभी पेस्ट्री काफी ज्यादा घबरा जाता है और सोचता है कि मैं इन्हें ऐसा तो नहीं कह सकता कि ये मेरा दूसरा जन्म है, और वो बात को टाल देता है। और तभी फ्यूले पेस्ट्री से कहता है कि तुम्हारी एडवाइस काफी ज्यादा अच्छी थी, तुम्हें काफी अच्छे स्वेजलर बनोगे। और तभी कैजरोल फ्यूले से बुरी खबर के बारे में पूछता है। और तभी फ्यूले बताता है कि काउंटी में गुंडों को खत्म करने का प्लान खराब हो चुका है, वो गुंडे वहाँ से भाग चुके हैं और वो अब इसी तरफ आ रहे हैं और वो कम से कम 50 लोग हैं। और ये बात सुनकर पेस्ट्री घबरा जाता है और वो कहता है कि अगर वो गुंडे यहाँ पर आ गए तो वो लोग हमारी फसल को खराब कर देंगे। और फिर वो सोचता है कि मैंने बहुत मेहनत करके ये सब कुछ उगाया है। और तभी फ्यूले कैजरोल को बताता है कि वो गुंडे 2 महीने के अंदर यहाँ आ जाएंगे। हमारे पास बस एक ही ऑप्शन है कि हम सारे विलेजर्स को इकट्ठा करेंगे और उन्हें वहाँ से भगाने की कोशिश करेंगे। और तभी पेस्ट्री कहता है कि अगर हम
यहाँ के सारे लड़कों को इकट्ठा करें तो वो कम से कम 30 होंगे और ये डिजिट तो बहुत कम है, तो हमारा हारना तय है। और वहीं कैजुअल कहता है कि हम तो काउंट रेट से भी मदद नहीं ले सकते, क्योंकि अगर हमने उन गुंडों को हरा दिया जिनको वो नहीं हरा पाए, इस चीज से ये प्रूफ हो जाएगा कि काउंट की टीम किसी काम की नहीं है, इसीलिए हमें उन लोगों से कोई भी मदद नहीं लेनी चाहिए। और वहीं पेस्ट्री भी काफी ज्यादा सीरियस होकर सोच रहा होता है कि ये फाइट इजी नहीं होने वाली, लेकिन जो भी हो मैं फसल को खराब नहीं होने दूंगा। अगर मैंने फसल खराब होने दी तो मैं स्वीट्स नहीं बना पाऊंगा। और वहीं फ्यूले पेस्ट्री को देखता है और सोचता है कि पेस्ट्री काफी ज्यादा सीरियस है, और वो मन में सोचता है कि पेस्ट्री आगे चलकर एक बहुत अच्छा लोड बनेगा। और फिर पेस्ट्री कहता है कि जो भी मेरे ड्रीम के बीच में आएगा मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी फ्यूले कहता है कि क्यों ना हम पेस्ट्री को अपने ट्रम्प कार्ड की तरह यूज करें, अगर ये काम कर गया तो हमारे लिए ये बहुत यूजफुल होगा। और ये बात सुनकर कैजुअल कहता है कि हाँ ये आइडिया भी अच्छा है, हम लोगों को पहले सेंसिफिकेशन सेरेमनी करनी होगी। और नेक्स्ट सीन में कैजुअल पेस्ट्री की मॉम और उसकी सिस्टर को बताता है कि मैं पेस्ट्री का सेंसिफिकेशन सेरेमनी करने वाला हूँ। और ये सुनकर पेस्ट्री की मॉम कहती है कि ये तो बहुत जल्दी है। और ये बात सुनकर कैजुअल कहता है कि तुम चिंता मत करो, पेस्ट्री काफी ज्यादा ब्राइट है और उसकी तलवारबाजी भी काफी ज्यादा अच्छी है। और पेस्ट्री भी अपने मन में सोचता है कि मुझे भी ये सेरेमनी करवानी होगी, लेकिन मॉम काफी ज्यादा टेंशन में है, क्योंकि ये सेरेमनी बच्चे के 13 ईयर से लेके 15 ईयर के बीच में की जाती है, लेकिन मेरे लिए ये बहुत जल्दी हो रहा है। और उसके बाद कैजुअल कहता है कि हम यहाँ से 3 दिन बाद निकल जाएंगे, तुम सारी तैयारियां पहले से ही कर लेना। और उसके बाद उसकी मॉम भी मान जाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तुम मेरी हेल्प करो, हमें पेस्ट्री को बहुत अच्छे से तैयार करना होगा। और नेक्स्ट सीन में हम पेस्ट्री को देखते हैं जिसको उन्होंने लड़कियों के कपड़े पहना दिए थे, और उसके बाद वो उसका मेकअप भी करने लग जाते हैं। और तभी पेस्ट्री हमें बताता है कि जब वो छोटा था तब उसकी मॉम और उसकी सिस्टर एक ड्रेसअप डॉल की तरह ट्रीट करते थे। जब पेस्ट्री की बाकी सब बहनें यहाँ थी तब तो पेस्ट्री का और भी ज्यादा बुरा हाल था। और जैसे ही पेस्ट्री का मेकअप कंप्लीट होता है वो रोने लगता है और वो कहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी बड़ा होना है। और नेक्स्ट सीन में वो वहाँ से जाने वाले होते हैं और वहीं पेस्ट्री काफी ज्यादा थका हुआ था, क्योंकि उसके लिए ये 3 दिन काफी ज्यादा बिजी थे। और तभी वहाँ पर पेस्ट्री की मॉम और उसकी सिस्टर आती है और वो कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और तभी वहाँ पर मार्क और लूमी और बाकी के दोस्त भी वहाँ पर आ जाते हैं कि पेस्ट्री तुम अपनी ट्रिप को बहुत अच्छे से एंजॉय करना। और फिर पेस्ट्री उनसे कहता है कि जब मैं वहाँ पहुंचूंगा तब मैं बहुत ही अच्छा खाना खाऊंगा। और ये बात सुनकर पेस्ट्री के दोस्त कहते हैं कि तुम हमेशा खाने की ही बात करते हो। और उसके बाद कैजुअल फ्यूले से कहता है कि तुम यहाँ का ख्याल रखना। और तभी हमें पता चलता है कि कैजुअल के पास में टेलीपोर्ट पावर है और वो पेस्ट्री को लेकर वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और उनके जाने के बाद पेस्ट्री के दोस्त कहते हैं कि लॉर्ड कैजुअल का मैजिक पावर तो बहुत अच्छा है। और तभी हम देखते हैं कि पेस्ट्री और उसके फादर कैपिटल सिटी बोवाल्डिया में पहुंच जाते हैं। और पेस्ट्री इतने सारे लोगों को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। और तभी उसकी नजर वहाँ पर पड़ी ब्राउन शुगर पर पड़ती है और वो बाकी के सारे फ्रूट्स को देखकर भी काफी ज्यादा खुश होता है। और वहाँ पर ऐसी भी कई सारी चीजें थी जिनको पेस्ट्री ने आज तक नहीं देखा था। और वहीं कैजुअल पेस्ट्री से कहता है कि अगर तुम सेरेमनी में पास हो जाओगे तो तुम्हें यहाँ से जो भी खरीदना होगा मैं तुम्हें खरीद कर दूंगा। और ये बात सुनकर पेस्ट्री काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है और फिर वो सोचता है कि मैं इतनी सारी चीजों में से कौन सी चीज को चूज करूं। और तभी पेस्ट्री की नजर एप्पल पर जाती है और फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि इस दुनिया में भी एप्पल होते होंगे। और तभी कैजुअल कहता है कि इसे तो बोनकास कहते हैं और ये इस जगह पर काफी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये नॉर्थ साइड में ही उगते हैं और इनका टेस्ट थोड़ा सा खट्टा होता है। और ये सुनकर पेस्ट्री कहता है कि अगर ये खट्टे हैं तो इनसे और भी कई सारी चीजें बन सकती है। और फिर पेस्ट्री अपने फादर से कहता है कि घर जाने के बाद मैं इन्हीं एप्पल को ग्रो करूंगा। पेस्ट्री को इतना एक्साइट देखकर कैजुअल काफी ज्यादा खुश होता है और वो अपने मन में सोचता है कि पेस्ट्री एक ट्रू सुजेरेल है। और वहीं पेस्ट्री अपने मन में सोचता है वो इन एप्पल से काफी सारी चीजें बना सकता है। और वहीं कैजुअल सोचता है कि पेस्ट्री बड़ा होकर एक बहुत अच्छा लॉर्ड बनेगा। और दूसरी तरफ पेस्ट्री सोच रहा होता है मैं बड़ा होकर स्वीट्स की दुनिया बनाऊंगा। और अब नेक्स्ट सीन में वो एक चर्च में आ चुके थे जहाँ के फादर कैजुअल को पहले से ही जानते हैं, जहाँ फादर कैजुअल से कहते हैं कि पिछली बार से मैंने आपके बारे में और कुछ सुना है, जैसे कि आपने पिछले साल अपने गांव वालों को बचाया। और उसके बाद कैजुअल कहता है ये सब मैं इसीलिए कर पाया क्योंकि मेरे पास गॉड की प्रोटेक्शन है, मेरे पास मेरा बेटा है। और ये बात सुनकर फादर कहते हैं कि आज आप अपने बेटे को भी अपने साथ लेकर आए हैं। तो कैजुअल कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप मेरे बेटे की सेंसिफिकेशन सेरेमनी करें। और ये बात सुनकर फादर काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं और फादर कहते हैं कि क्या आप सच में इसकी सेरेमनी करवाना चाहते हैं। तो कैजुअल कहता है कि हाँ मैं चाहता हूँ कि आप इसकी ट्रू सेंसिफिकेशन करो। अब नेक्स्ट सीन में हम जोशी को देखते हैं जो फ्यूले से कहती है कि सेंसिफिकेशन सेरेमनी शायद इसमें तो सभी लोगों को मैजिक मिलता है ना। तो फ्यूले कहता है कि हाँ ये वही सेरेमनी है जिसमें सभी लोगों को अपना अपना मैजिक दिया जाता है। और तभी जोसेफ कहती है कि जब मेरी सेरेमनी हुई थी तब उन लोगों ने मुझसे कहा था कि मेरे पास में इतना ज्यादा मैजिक
नहीं है, तो इसी वजह से मेरी सेरेमनी पूरी नहीं हुई और मैं दुआ करती हूँ कि पेस्ट्री की सेरेमनी सक्सेसफुल हो जाए। तो फ्यूले कहता है कि तुम इतनी चिंता मत करो, पेस्ट्री बिल्कुल ठीक रहेगा। तो जोशी पूछती है कि आखिर सेरेमनी में होता क्या है, तो फ्यूले उसे बताता है कि उस सेरेमनी में मेजर किया जाता है कि तुम्हारे अंदर कितनी मैजिक पावर है। सबसे पहले तुम्हें एक डार्क कमरे में बंद कर दिया जाएगा जहाँ पर तुम काफी घंटों तक कुछ भी सुन नहीं पाओगे और तुम्हारे आंख पर भी एक पट्टी बांधी जाएगी। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम पेस्ट्री को देखते हैं जिसे बिल्कुल उसी तरह बांध दिया गया होता है। और तभी पेस्ट्री के पास में फादर आते हैं और वो उसे एक कड़वी चीज पिलाते हैं और उसके बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं और वापिस से उस कमरे में अंधेरा हो जाता है। और फिर फ्यूले बताता है कि ऐसा इसीलिए किया जाता है क्योंकि मैजिक एक ग्रैंड पावर होती है और वो हर एक पर्सन के अंदर हिडन होती है और उस मैजिक को बाहर निकालने के लिए तुम्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि एक और आधा दिन बीत चुका होता है और कैजरोल कहता है कि इस काम में तो काफी ज्यादा टाइम लग रहा है। तो फादर कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो लेकिन पेस्ट्री को अभी बाहर नहीं निकाला जा सकता। और वो कहते हैं कि मेरे हिसाब से इतना टाइम तो नहीं लगना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि उसमें काफी सारी मैजिकल पावर हो। और तभी कैजरोल को पेस्ट्री की काफी ज्यादा चिंता होने लग जाती है और वहीं हम पेस्ट्री को देखते हैं जो उसी एप्पल के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है कि आखिर मैं उससे कौन कौन सी स्वीट्स बना सकता हूँ। और फिर वो सोचता है कि कहीं ना कहीं उसे शुगर मिल जाए तो वो काफी सारे केक बनाने लग जाएगा और आखिर में वो उसका सपना सच कर लेगा। अब पेस्ट्री वहाँ पर सोच ही रहा होता है लेकिन तभी उसके ऊपर एक लाइट आती है और वो सोचता है कि क्या ये मैजिक है। और जैसे ही उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि कैजरोल उसके पास आकर उसे उठा रहा है। और फिर कैजरोल कहता है कि तुमने इस सेरेमनी को पास कर लिया है और इस काम में पूरे 2 दिन लग गए। और तभी पेस्ट्री कहता है कि यहाँ पर इतना समय हो गया और इस बीच मुझे काफी सारे सपने भी आए लेकिन मुझे एक भी सपना याद नहीं है। और अब नेक्स्ट सीन में वो दोनों बाहर आ जाते हैं जहाँ फादर कहते हैं कि मैं इसे पढ़ने वाला हूँ और अगर तुम्हें सही में कोई मैजिक मिला होगा तो इसके अंदर तुम्हारे लिए कोई ना कोई लाइन लिखी हुई होगी। और इसके बाद पेस्ट्री भी मान जाता है और वो नीचे बैठ जाता है और फादर उसको पढ़ने लग जाते हैं। और तभी पेस्ट्री की आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक अलग दुनिया में आ चुका है और उसे वो मैजिकल स्क्रॉल भी दिखता है। और उसके बाद पेस्ट्री को पता चलता है कि उसे वो मैजिकल पावर मिल चुकी है। और उसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा चमक रहा होता है और ये देखकर फादर और कैजरोल काफी ज्यादा शौक हो जाते हैं। और उसके बाद कैजरोल पेस्ट्री से कहते हैं कि आखिरकार तुमने ये सेरेमनी कंप्लीट कर ही दी। और उसके बाद फादर पेस्ट्री को बताते हैं कि तुमने एक ऐसी पावर को एक्वायर किया है जो इस जमाने में काफी कम देखी गई है। और उसके बाद कैजरोल फादर को थैंक यू बोलता है और उन्हें कुछ पैसे भी देता है। और उसके बाद फादर भी उन पैसों को ले लेते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा इस डोनेशन के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और नेक्स्ट सीन में हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि उन्हीं एप्पल को देख रहा था और वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि उसे कौन सा एप्पल चाहिए। और वो काफी टाइम लगाकर एक एप्पल को छांटता है और वो जैसे ही दुकानदार को देता है तो दुकानदार कहता है कि तुम्हारा इतना इंटरेस्ट देखकर मैं तुम्हें एक एप्पल फ्री में दूंगा। और ये चीज देखकर पेस्ट्री काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम उसी फादर को देखते हैं जो कि उन सिक्कों को अपने हाथ में लेकर देख रहा होता है और वो कहता है कि मेरे मुंह को बंद करने के लिए इतना काफी नहीं होगा। और तभी हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि उन एप्पल को खाता है जो कि उसे काफी ज्यादा अच्छे लगते हैं क्योंकि वो उन एप्पल को अपने पिछले जन्म में खाया करता था। और उसके बाद वो कैजरोल से कहता है कि मॉम और सिस्टर को मत बताना कि हमने अच्छे वाले एप्पल खा लिए हैं। और इस बात पर कैजरोल भी मान जाता है और वो कहता है कि ठीक है, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। और उसके बाद पेस्ट्री उन एप्पल को खाने लगता है और कहता है कि मैं इससे एप्पल पाई बनाऊंगा। और उसके बाद ये चैप्टर यहीं एंड हो जाता है। चैप्टर 2 की स्टार्टिंग में हमें गाँव को देखते हैं जहाँ पर गुंडे ने हमला कर दिया था और उन्होंने सारा खाना चुरा लिया था। और उसके बाद वो कहते हैं कि इतना खाना काफी नहीं होगा, हमें और खाने की जरूरत है। और तभी हम पेस्ट्री के गाँव को देखते हैं जहाँ पर सारे लोग गाँव के चारों ओर बाउंड्री बना रहे थे ताकि गुंडे उनके गाँव में ना घुस पाए। और वहीं हम कैसरोल को देखते हैं जहाँ पर उसके पास में फ्यूले आता है और वो उसे एक बुरी खबर बताता है और वो कहता है कि हमारे दूसरे गाँव के ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया है। और फिर कैसरोल कहता है कि हमें कैपिटल सिटी से आए हुए बस 3 ही हफ्ते हुए हैं और वो गुंडे इतने जल्दी हमारे इतने पास भी आ चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो गुंडे 2 महीने से पहले ही हमारे गाँव में आ जाएंगे। और उसके बाद कैसरोल पेस्ट्री से कहता है कि हमें सारे गाँव के लीडर की यहाँ जरूरत है। और उसके बाद पेस्ट्री ये मैसेज देने के लिए वहाँ से चला जाता है और पेस्ट्री सोचता है कि जितना हमने सोचा था ये तो उससे भी पहले यहाँ पर आ चुके हैं। मुझे कैसे भी करके उन गुंडों को रोकना होगा क्योंकि मुझे अपनी स्वीट्स की दुनिया बनानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। ये गुंडे मेरे ड्रीम को बर्बाद नहीं कर सकते। और उसके बाद हमें पता चलता है कि पेस्ट्री के फादर ने सब कुछ पहले ही सेटल कर लिया होता है और उन लोगों ने एक टेम्परेरी सील बना दिया था दोनों विलेज के बीच में। और जो भी सील्ड विलेज था उसमें जो लोग थे वो इसी विलेज में आकर रहने लगे क्योंकि उनका मेन मकसद यहीं से गुंडों को भगाना था। और दूसरी तरफ हम फ्यूले को देखते हैं जिसने गाँव के सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया था। और फिर वो कहता है कि रेक उन्हें कितनी देर तक होल्ड कर पाएगा। और फिर फ्यूले कहता है कि शायद वो उन गुंडों को 3 दिन तक रोक
रोक पाएंगे। और फिर फ्यूले कहता है कि हमारे पास अनाज भी बहुत कम बचा है, अगर हम एक ही टाइम पे खाना खाएंगे तो ज्यादा से ज्यादा अनाज बच पाएगा। और नेक्स्ट सीन में हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कहता है कि हमारे पास लोगों की बहुत कमी है। और फिर वो सोचता है कि मुझे कैसेरोल को एक प्लान बताना चाहिए। और तभी पेस्ट्री के पास में मार्क और लूमी भी आ जाते हैं और फिर वो कहते हैं कि आखिरकार हम तुम्हारे लुटेंडेंट हैं। तो फिर पेस्ट्री कहता है कि आखिर कैसे? तो वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर हमारे फादर के रिटेनर है और जब तुम अगले स्विट्जरलैंड बनोगे तब हम तुम्हारे रिटेनर ही बनेंगे। तो फिर पेस्ट्री कहता है कि तुम मेरे बचपन के दोस्त हो, मुझे तुमसे नोबल ट्रीटमेंट नहीं चाहिए। और तभी पेस्ट्री को एक आइडिया आता है और वो उन दोनों से कहता है कि क्या तुम मेरे लिए एक काम करोगे। और उसके बाद पेस्ट्री उनको पत्थर इकट्ठा करने के लिए कहता है और उसके बाद वो तीनों विलेज के बाहर आ जाते हैं और पेस्ट्री उन्हें बताता है कि तुम्हें ऐसे पत्थर इकट्ठे करने हैं जो कि हम आराम से फेंक पाए। और उसके बाद वो उनको बताता है कि गुंडे हमारी बाउंड्री के पास ही में है, अगर तुम्हें कुछ भी आवाज सुनाई दे तो तुम जल्दी से विलेज के अंदर आ जाना। और नेक्स्ट सीन में हम मार्क और लूमी को देखते हैं जो कि पत्थर इकट्ठा कर रहे होते हैं और उन्होंने काफी सारे पत्थर इकट्ठा कर लिए होते हैं। और तभी लूमी कहती है कि तुम्हें क्या लगता है पेस्ट्री को कौन सा मैजिक मिला होगा? तो मार्क कहता है कि मुझे नहीं पता, पेस्ट्री ने मुझे अभी तक अपने मैजिक के बारे में कुछ भी नहीं बताया, मुझे लगता है कि वो अपने मैजिक की अभी तक प्रैक्टिस कर रहा होगा। और तभी मार्क खड़ा होता है और उसे किसी की आवाज सुनाई देती है और वो ये बात लूमी को भी बताता है। लेकिन तभी वो सामने देखते हैं जहाँ पर उन्हें वो सारे गुंडे दिखाई दे जाते हैं और उन गुंडों को देखकर मार्क और लूमी वहाँ से भाग जाते हैं और गाँव में आकर वो सभी लोगों को बता देते हैं। और ये सुनकर एक आदमी उन सभी से कहता है कि जल्दी से विलेज का गेट बंद कर दो। और उसके बाद वो आदमी मार्क और लूमी से कहता है कि तुम पेस्ट्री के साथ में रहना। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो गाँव वाले उस गाँव के अंदर आने वाले रास्ते को बंद कर देते हैं और पेस्ट्री अपनी मॉम से कहता है कि जितने भी बच्चे हैं आप उनको घर के अंदर लेकर जाओ। और वहीं सारे लोग काफी ज्यादा घबरा रहे होते हैं, वो सोचते हैं कि क्या हम उन गुंडों को गांव के अंदर आने से रोक पाएंगे। और तभी कैजरोल वहां पर आता है और सभी से कहता है कि तुम सब डरो मत, स्ट्रॉन्ग रहो। और वो कहता है कि अगर गुंडे यहाँ पर आ जाएंगे तो हमारे गाँव के काफी लोग मारे जाएंगे और वो लोग हमारा खाना छीन लेंगे और इस पूरे गाँव को भी जला देंगे और मेरे होते हुए ये सब नहीं होगा। और मैं बस यही चाहता हूँ कि तुम सब लोग भी मेरी तरह ही सोचो, हम सभी लोग अपनी फैमिली को बचाना चाहते हैं, इसलिए हम सब लोग मिलकर उन गुंडों को दूर भगाएंगे। अब कैजरोल की बात सुनकर सभी लोगों के अंदर मोटिवेशन आ जाता है और वो कहते हैं कि हाँ हम इस फाइट के लिए तैयार हैं। और ये चीज देखकर पेस्ट्री भी खुश हो जाता है और वो कहता है कि मुझे पता था मेरे डैड ये कर पाएंगे। और उसके बाद कैजरोल उन सभी गांव वालों को बताता है कि अब रात होने वाली है और वो गुंडे रात को ही हमला करेंगे, इसलिए कॉन्ट्रियो तुम वेस्टर्न कैनल में जाओ और ग्लेकेज तुम सेंट्रल रीजन में जाओ। वहाँ पर सारे लोग काफी ज्यादा जोश में थे, इसलिए वो कैजरोल के कमांड सुनकर वहाँ चले जाते हैं। और वहीं फ्यूले कैजरोल से कहता है कि उन गुंडों को यहाँ का एरिया बिल्कुल भी नहीं पता है जितना अच्छे से हम लोगों को पता है। जैसा कि तुमने कहा कि वो रात को ही हमला करेंगे, कि तुम्हें नहीं लगता कि अभी वो क्या कर रहे होंगे? तो कैजरोल कहता है कि मुझे लगता है कि उनके पास में खाने की कमी है, क्योंकि जिस विलेज के ऊपर उन्होंने पहले हमला किया था उस विलेज में खाना पहले से ही बहुत कम था, इसलिए जितना जल्दी हो सके वो हमारे ऊपर हमला करना चाहते होंगे। और मुझे 100% पता है कि वो लोग रात में ही हमला करेंगे। और ये बात सुनकर फ्यूले कहता है क्या हो अगर वो रात को हमला ना करे, अगर हम अपने सारे लोगों को रात तक खड़ा रखेंगे तो वो लोग तो वैसे ही थक जाएंगे। और ये बात सुनकर फ्यूले पेस्ट्री से कहता है कि आखिर तुम क्या सोच रहे हो? और पेस्ट्री कहता है कि काफी सारी चीजें हैं जो हमें नहीं पता, हमें गहराई से सोचना होगा कि एनिमीज के पास में कितनी सप्लाई है और उनके पास लगभग कितने लोग हैं। और फिर पेस्ट्री सोचता है कि ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि हम स्वीट्स बनाते हैं, और ये काम करने से पहले तुम लोगों को पता लगाना होगा कि आखिरकार तुम लोगों को जरूरत किस चीज की पड़ने वाली है, जैसे इंग्रेडिएंट्स, टाइम, टेम्परेचर और बाकी का सब कुछ। और उसके बाद कैजरोल वहां से जाने लगता है तो पेस्ट्री उनसे पूछता है कि आखिर आप कहाँ जा रहे हो? तो कैजरोल कहता है कि मैं वही करने जा रहा हूँ जो तुमने कहा, और मेरे जाने के बाद पेस्ट्री तुम यहाँ के इंचार्ज हो। और नेक्स्ट सीन में हम कैजरोल और फ्यूले को देखते हैं जो कि गांव से बाहर जाते हैं। और कैजरोल का प्लान था कि वो गुंडों के बारे में पता लगाएंगे और उन लोगों पर हमला करके वो वापिस से विड्रॉल कर लेंगे। और यही पेस्ट्री सोच रहा होता है कि इन लोगों के वापिस आने से पहले मुझे वो करना होगा जो मैं सोच रहा हूँ। और उसके बाद पेस्ट्री मार्क से कहता है कि तुम दूसरे गाँव में जाकर सभी लोगों को मैसेज दो कि जब भी यहाँ पर गुंडे आएंगे तो हम फ्लेमिंग एरो से उन लोगों को सिग्नल देंगे। और वो लूमी से कहता है कि तुम जाकर ग्लेकेज को बताओ कि उसे फ्लेमिंग एरो तैयार करने हैं। और फिर वो कहता है कि फादर और फ्यूली जब थोड़ा सा आगे चले जाएंगे और फिर जैसे ही तुम्हें हल्की सी भी आवाज सुनाई दे तभी उस आवाज की डायरेक्शन में वो लोग फ्लेमिंग एरो को शूट करे। और फिर लूमी कहती है कि क्या तुमने सच में सही सोचा है, क्योंकि वो एरो तुम्हारे फादर को भी लग सकती है। और फिर पेस्ट्री कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मेरे फादर उन एरो को डॉज नहीं कर पाएंगे? और फिर मार्क कहता है कि हाँ वो डॉज कर पाएंगे, क्योंकि मैंने एक बार उन पर एक पत्थर फेंका था, तब वो घुड़सवारी कर रहे थे और उन्होंने उस गिरते हुए पत्थर को आराम से कैप्चर कर लिया था। और फिर पेस्ट्री कहता है कि फादर और फ्यूली को इस लैंड के बारे में सब कुछ पता है कि कहाँ पर कौन सी जगह है, लेकिन उन गुंडों को इस गांव के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, और हम लोग इसी चीज का फायदा उठाएंगे और जो फ्लेमिंग एरो होगी वो हमारे फादर
फादर को घर आने में गाइड करेगी। और उसके बाद मार्क कहता है कि तुम्हारे फादर टेलीपोर्ट मैजिक यूज कर सकते हैं, तो वो टेलीपोर्ट होकर वहाँ क्यों नहीं चले जाते। तो पेस्ट्री बताता है कि टेलीपोर्ट मैजिक की एक वेट लिमिट होती है और मेरे फादर एक साथ में फ्यूले और घोड़ों को एक साथ में टेलीपोर्ट नहीं कर सकते। और उसके बाद वो कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें प्लान अच्छे से समझ आ गया होगा, अब जाओ और जल्दी से काम करो। और उसके बाद मार्क और लूमी भी वहाँ से चले जाते हैं और वहीं उस गाँव में हम कुछ बच्चियों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा डरी हुई होती है। और तभी पेस्ट्री की मॉम वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि तुम चिंता मत करो और तुम आराम से अंदर बैठ जाओ। और उसके बाद जोशी उन बच्चों को अंदर लेकर जाती है और उसके बाद पेस्ट्री की मॉम पेस्ट्री से कहती है कि तुम अपना ख्याल रखना। और फिर पेस्ट्री कहता है कि स्वीट्स ही ऐसी चीज होगी जिसके बारे में मुझे सोचना चाहिए, लेकिन मैं गलत था। इस दुनिया में अपने सपने को पूरा करने के लिए हर मुसीबत से लड़ना होगा और सबसे पहले मुझे अपने विलेज को बचाना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इस सेकंड चांस में मैं अपना सपना पूरा करके ही रहूंगा। और अब नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री उन सभी गांव वालों को इकट्ठा कर देता है और वो कहता है कि तुम सभी लोग तैयार हो जाओ गुंडों से लड़ने के लिए। और उसके बाद हम कैजरोल और फ्यूले को देखते हैं जो कि जंगल में पहुंच चुके थे और वहीं फ्यूले अपनी मैजिकल पावर का यूज करता है और देखता है कि वो गुंडे कितनी दूर है। और उसके बाद फ्यूले कैजरोल को बताता है कि एक बुरी खबर है, ये गुंडों का ग्रुप असल में एक्स कैवेलरी है, उनके पास 5 अच्छे घोड़े हैं और देख के तो ये लगता है कि वो कम से कम 70 लोग हैं। और उसके बाद कैजरोल कहता है कि मुझे लगता है कि वो भूखमरी के कारण ही गुंडे बन चुके हैं और मुझे तो उनका ग्रुप प्रोफेशनल लग रहा है। और उसके बाद फ्यूले बताता है कि उन लोगों ने कुछ विलेजर्स को भी पकड़ा हुआ है, मुझे लगता है कि इन्हें वो स्लेव्स की तरह यूज करेंगे। और उसके बाद कैजरोल कहता है कि मेरी फैमिली के साथ में ऐसा होते हुए नहीं देख सकता। और वो फ्यूले से कहता है कि अब लड़ने के लिए तैयार हो जाओ, अब हम हमला करने वाले हैं। और नेक्स्ट सीन में हम उस गुंडों के लीडर को देखते हैं और उसे कैजरोल के प्लान के बारे में पूरा पता चल चुका था और उसे ये भी पता था कि उसने बाकी के विलेजर्स को सील कर दिया है। और वो अपने बाकी के लोगों से कहता है कि अब रात हो चुकी है, अब हमें हमला करना चाहिए। अब वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन कैजरोल और फ्यूले एकदम से वहाँ पर आ जाते हैं और वहाँ पर आते ही वो एक एक गुंडों से फाइट करने लग जाते हैं और उन्हें काफी ज्यादा घायल भी कर देते हैं। वहीं वो लीडर नोटिस करता है कि ये लोग हमारे लोगों को जान से नहीं मार रहे हैं, ये लोग बस हमारे आदमियों को घायल कर रहे हैं जिससे हम लोग उठ ना सके और हमारे लोग बिना मरे कम हो सके। अब काफी सारे लोगों को घायल करने के बाद कैजरोल और फ्यूले वहाँ से जाने लगते हैं और तभी वो सारे गुंडे भी उनका पीछा करने लग जाते हैं और गुंडों का लीडर उन्हें बताता है कि तुम उसके पीछे मत जाओ, ये एक ट्रैप है। लेकिन लीडर की बात कोई नहीं मानता और वो उनके पीछे जाने लगते हैं। और तभी कैजरोल पीछे देखता है और वो कहता है कि ये लोग हमारे ट्रैप में फंस चुके हैं, जल्दी से यहाँ से चलो। और दूसरी तरफ हम ग्लेकेज को देखते हैं जो कि कान लगाकर आराम से सुन रहा होता है और तभी उसे आवाज सुनाई देती है तो वो अपने साथी से कहता है कि जल्दी से एक फायर एरो तैयार करो। अब फायर एरो जैसे ही तैयार होती है वो उसे हवा में शूट कर देता है और इस फायर एरो को देखकर बाकी के लोगों को भी सिग्नल मिल जाता है कि गुंडे अब यहाँ पर आ चुके हैं। और वहीं कैजरोल भी उस एरो को देखता है और सोचता है कि शायद ये पेस्ट्री ने करवाया होगा, वो हमें शायद विलेज की तरफ बुलाना चाहता है। इसका मतलब ये है कि उसने पहले से ही एक ट्रैप बना रखा है। और उसके बाद कैजरोल और फ्यूले वहाँ पर जाने लगते हैं और तभी पेस्ट्री के पास में एक लड़का आता है और वो कहता है कि कैजरोल और फ्यूले के पीछे गुंडे लगे हुए हैं और वो लोग वेस्ट साइड की तरफ से आ रहे हैं। और ये बात सुनकर पेस्ट्री उन सभी बच्चों से कहता है कि अब तुम तैयार हो जाओ फाइट करने के लिए। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैजरोल और फ्यूले का पीछा करते करते वो गुंडे वहाँ पर पहुंच जाते हैं, लेकिन वहीं पे कैजरोल और फ्यूले अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं जिसकी वजह से उस लोकेशन पर बस गुंडे अकेले बच जाते हैं। और तभी पेस्ट्री उन सभी लोगों को हमला करने का इशारा देता है और तभी हम देखते हैं कि उन गुंडों के ऊपर आग वाले पत्थरों से हमला हो जाता है। और ये हमला सिर्फ बच्चों ने किया था जिन्होंने पत्थर को फेंकने के लिए गुलेल का यूज किया था। और उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पेस्ट्री उन सभी लोगों को अपने प्लान के बारे में बता रहा होता है। वो उन सभी लोगों को बताता है कि फादर और फ्यूले उन गुंडों को लेकर यहीं पर आएंगे और उसी समय हम बच्चे पत्थरों से उन पर हमला करेंगे। लेकिन इस बात को बड़े लोग नोटिस ही नहीं कर रहे थे और वो सोच रहे थे कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन तभी मार्क कहता है कि कोई दिक्कत नहीं है, बच्चों से अच्छा गुलेल कोई भी नहीं चला सकता। और तभी पेस्ट्री कहता है कि ये तो बस एक एम्बुश है, अगर हम कैसे भी करके उनकी फॉर्मेशन को ब्रेक कर देंगे तो हम उन्हें आराम से रोक सकते हैं। हम लोग उनके नंबर्स में से काफी कम है, लेकिन अगर हम इस काम में बच्चों का यूज करेंगे तो शायद हम जीत जाएंगे। और जैसे ही वो गुंडे कैनल के पास आ जाएंगे सारे बच्चे पीछे हट जाएंगे और विलेजर्स उनके ऊपर हथियारों से हमला करेंगे। और उसके बाद उन सभी लोगों को पेस्ट्री का प्लान काफी अच्छा लगता है। और वहीं हम कुछ बच्चों को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा घबराए हुए थे और वो कहते हैं कि ऐसा काम हम शायद ही कर पाएंगे। और पेस्ट्री उनके पास जाता है और कहता है कि तुम बिल्कुल भी मत घबराओ, मुझे पता है कि तुम आसानी से कर पाओगे। और उसके बाद हम पर्जन के सीन को देखते हैं जहाँ पर पेस्ट्री कहता है कि मैं एक भी बच्चे को घायल नहीं होने दूंगा। और ऐसा कहने के बाद वो फिर से सिग्नल देता है हमला करने के लिए। और उसके बाद वो सारे बच्चे वापस से गुंडों पर हमला करते हैं। और नेक्स्ट सीन में कैजरोल और फ्यूले भी वहाँ पर आ जाते हैं और वो दोनों बाकी के गुंडों पर हमला करके उन्हें भी घायल कर देते हैं। और तभी हम गुंडों के लीडर को देखते हैं जो कि आगे बढ़ने लगता है और उसे देखकर पेस्ट्री
पेस्ट्री उसके ऊपर भी हमला करने को कहता है, लेकिन वो लीडर सारे अटैक को डॉज कर लेता है और अब वो एक लंबी छलांग लगाकर विलेज की दीवार पर कूद जाता है। और ये देखकर एक विलेजर उसके ऊपर भाले से हमला करता है, लेकिन वो लीडर उस भाले को जैसे ही खींचता है वो विलेजर सीधा पानी में गिर जाता है और उसके बाद वो लीडर ऊपर चढ़ जाता है और बाकी के विलेजर्स के ऊपर हमला करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि बाकी के गुंडे भी दीवार कूदकर गांव के अंदर आ चुके थे और तभी वहां पर ग्लेकेज भी आ जाता है और उसके साथ एक और रिटेलर भी आ जाता है और फिर वो दोनों मिलकर गुंडों पर हमला करते हैं। और तभी फ्यूले कैजरोल को बताता है कि वो लीडर बच्चों के ऊपर हमला कर सकता है, वो वहां पहुंच चुका है। और ये बात सुनकर कैजरोल काफी ज्यादा शौक हो जाता है। और दूसरी तरफ हम लूमी को देखते हैं जो कि उन गुंडों से फाइट कर रही होती है और बाकी के बच्चे भी गुंडों से बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे और वो भी आराम से फाइट कर रहे थे। और तभी वो लीडर नोटिस करता है कि वो बच्चे अब भी गुलेल से हमला कर रहे हैं, तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो तलवार लेकर उन बच्चों की तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी पेस्ट्री बीच में आ जाता है और लीडर जिस बच्चे को मारने वाला था वो उसे बचा लेता है, लेकिन पेस्ट्री भी अब थोड़ा सा घायल हो जाता है और पेस्ट्री उन सभी बच्चों को वहां से भागने के लिए कहता है, लेकिन वो लीडर पेस्ट्री को ही पकड़ लेता है और वो लीडर पेस्ट्री के गले में तलवार रखकर सभी से कहता है कि कोई भी हिला तो मैं इसे मार दूंगा। और उसके बाद वो लीडर अपने सभी लोगों को कहता है कि जाओ और जितना भी सामान है वो सभी इकट्ठा कर लो और सारे विलेजर्स को मार दो। और तभी पेस्ट्री की नजर एक गुंडे पर जाती है जिसके ऊपर वो आग वाला पत्थर लगा था और उसके मुंह पे काफी ज्यादा जलन हो रही होती है। और उस आदमी को देखकर पेस्ट्री कहता है कि मैं इस आदमी का यूज कर सकता हूँ और उसके बाद वो अपना मैजिक यूज करता है जो कि होता है रेप्लिकेट। और तभी हम देखते हैं कि बाकी के गुंडों को भी काफी ज्यादा दर्द होने लग जाता है क्योंकि पेस्ट्री ने उस एक गुंडे का दर्द इन सभी में ट्रांसफर कर दिया है। और उसके बाद उस लीडर का भी मुंह जलने लग जाता है और वो लीडर काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। उस लीडर को बिल्कुल भी पता नहीं चला कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है और वो पेस्ट्री से कहता है कि आखिर तुमने मेरे साथ क्या किया। ज्यादा कुछ नहीं, मैंने तुम्हारे साथी का दर्द तुम्हारे ऊपर रेप्लिकेट कर दिया है। और उसके बाद वो लीडर पेस्ट्री से कहता है कि इसका मतलब तुम एक मैजिक यूजर हो। और उसके बाद पेस्ट्री कहता है कि नहीं, मैं एक मैजिक यूजर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो एक नॉर्मल पेटिशियर हूँ। और तभी हम मार्क को देखते हैं जो कि अपने गुल्लेल से एक पत्थर वापिस से उस लीडर को मार देता है और इस एक पत्थर से लीडर अब बेहोश हो चुका था। और उसके बाद ये चैप्टर भी एंड हो जाता है। चैप्टर 3 की स्टार्टिंग में हम एक आदमी को देखते हैं जो कि पेस्ट्री की मॉम को बताता है कि वो लड़ाई को जीत चुके हैं। और तभी पेस्ट्री की मॉम कहती है कि क्या पेस्ट्री और उसके फादर सेफ हैं? और फिर वो आदमी कहता है कि पेस्ट्री के फादर तो सेफ है, लेकिन पेस्ट्री को थोड़ी सी चोट आई है। और ये बात सुनकर पेस्ट्री की मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि अब मुझे क्या करना चाहिए। और वो पूछती है कि चोट ज्यादा गहरी तो नहीं? तो वो आदमी कहता है कि आपको इतनी चिंता करने की जरूरत नहीं, वो चोट बस हल्की सी है। और तभी पेस्ट्री की बहन कहती है कि पेस्ट्री और फादर अभी तक यहाँ क्यों नहीं आए? और नेक्स्ट सीन में हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि खाने के सामान को अलग अलग विलेज में बांट रहा होता है। और उसके बाद हम उन सभी गुंडों को देखते हैं जिनको बांधकर एक जगह पर बंद करने के लिए ले जाया जा रहा था। और वहीं कैजरोल का प्लान है कि वो इन गुंडों को शिफ्ट करके काउंटी ऑपरेटिव में भेज देंगे। और इस बात को सुनकर फ्यूले कहता है कि अगर हम इन गुंडों को उन्हें देंगे तो वो गिफ्ट में हमें क्या देंगे, क्योंकि आखिरकार उनके लिए हमने इन गुंडों को जो पकड़ा है। तो कैजरोल कहता है कि उसके बारे में हम लोगों को बात करनी होगी क्योंकि उन गुंडों को पकड़ने में हमारा बहुत खर्चा आया है। और नेक्स्ट सीन में हम कैजरोल को देखते हैं जो कि गांव के सारे लोगों को बुला रहा होता है ताकि वो डिसाइड कर सके कि जिसने गांव की ज्यादा हेल्प की उसे वो कुछ गिफ्ट देगा। और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्लेकेज को एक भाला दिया जाता है और वहीं पेस्ट्री को एक सिक्का दिया जाता है। और तभी वहाँ पर मार्क और लूमी भी आते हैं। तो कैजरोल उनकी तारीफ करता है और उन्हें गिफ्ट में एक एक तलवार बेच देता है और ये रिवॉर्ड उनको मिलने के बाद उनकी तारीफ भी होती है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम उन दोनों को देखते हैं जो कि उस बैग को लेकर जा रहे थे और वो बैग उन लोगों के लिए काफी ज्यादा भारी था। और तभी पेस्ट्री भी वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों की मदद करता है और उनसे कहता है कि वाकई में तुम लोगों ने कमाल कर दिया। और वहीं पेस्ट्री अपने मन में सोचता है कि मैं काफी ज्यादा खुश हूँ कि इस लड़ाई में कोई मारा नहीं गया और अब हो सकता है कि हम हमारी पहले जैसी जिंदगी जी पाए। और तभी हम देखते हैं कि वो सभी लोग पहले मार्क के घर पर जाते हैं और मार्क की मॉम उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो पेस्ट्री से कहती है कि कहीं मेरे बेवकूफ बेटे ने आप लोगों को परेशान तो नहीं किया? तो पेस्ट्री कहता है कि नहीं, इन्होंने कुछ भी नहीं किया, बल्कि इन्होंने तो बहुत काम किया है। और वो ये भी कहता है कि फ्यूचर में इन जैसे लोगों की गांव को बहुत जरूरत है। और उसके बाद वो लूमी के घर पर जाते हैं जहाँ लूमी के ग्रैंडफादर को पता चलता है कि कैजरोल की तरफ से लूमी को गिफ्ट मिला है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं। और तभी वहाँ पर काफी सारे लोग आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि आज इस जीत की खुशी में ये सभी लोग जश्न मनाने वाले हैं। और तभी एक आदमी आकर लूमी से कहता है कि क्या तुम्हारे फादर अभी तक घर नहीं आए? तो लूमी कहती है कि नहीं, वो अभी नहीं आए, वो मार्क के फादर के साथ अभी थोड़ा बिजी है। और तभी उनकी नजर पेस्ट्री पर पड़ती है तो वो कहते हैं कि आप भी हमारे साथ सेलिब्रेट करो। और उसके बाद पेस्ट्री भी मान जाता है। और तभी नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो सभी लोग अपनी वाइन पार्टी शुरू कर देते हैं, लेकिन बच्चों के लिए वहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स थी। और उसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कहता है कि अब सब कुछ ठीक है, अब फाइनली मैं कॉन्सेंट्रेट कर पाऊंगा स्वीट्स बनाने में। और फिर वो सोचता है कि सबसे पहले
मैं बोन का पाई बनाऊंगा, उसके लिए मुझे अंडा और आटे की जरूरत है। लूमी और मार्क बाहर आ जाते हैं और वहीं मार्क लूमी से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है उन गुंडों के साथ में क्या हुआ होगा? क्या तुम मेरे साथ चलकर उन्हें देखना चाहोगी? क्योंकि फ्यूचर में हम यहाँ के रिटर्नर बनने वाले हैं और ये हमारी ड्यूटी है कि हम सारी चीजों को चेक करें। और ये बात सुनकर लूमी मान जाती है और वो कहती है कि चलो चलकर देखते हैं। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों गुंडों को देखने के लिए अंदर जाने वाले थे, लेकिन गार्ड्स उन लोगों को रोक लेते हैं और कहते हैं कि तुम लोग अंदर नहीं जा सकते। और उसके बाद वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और कहते हैं कि इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया, हम बच्चे थोड़ी हैं। और उसके बाद मार्क लूमी को लेकर एक झाड़ी के पीछे चला जाता है और कहता है कि अब तुम मेरा प्लान देखो। और उसके बाद मार्क वहां से कुछ पत्थर उठाता है और उस बिल्डिंग के छत पर फेंक देता है और इस आवाज को सुनकर गार्ड पीछे चले जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर मार्क और लूमी उन गुंडों के बीच में चले जाते हैं। और अब उनके सामने वो सारे गुंडे बंधे हुए थे और तभी मार्क की नजर उन गुंडों के लीडर पर जाती है और तभी वो लीडर मार्क से कहता है कि तुम्हारे पास ये तलवार कहाँ से आई? तो मार्क कहता है कि ये तलवार मुझे रिवॉर्ड के तौर पर मिली है। तो वो लीडर कहता है कि जो तलवार अभी तुम्हारे पास है ये मेरी है और अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें इस तलवार को कैसे चलाया जाता है वो सिखा दूंगा। और उसके बाद वो लीडर कहता है कि अगर ये लोग मुझे एक बार बंद कर देंगे तो उसके बाद ये लोग मुझे मार देंगे और इस तलवार का कोई भी काम नहीं रहेगा। अगर तुम मुझे खोल दोगे तो मैं तुम्हें इस तलवार को चलाना सिखा दूंगा और इस तलवार के अंदर मैजिक भी है। और ये सुनकर मार्क धोखे में आ जाता है और वो सोचता है कि वो पेस्ट्री की तरह ही कूल बन जाएगा। और उसके बाद वो लीडर कहता है कि अपनी तलवार को अपने दोनों हाथों से पकड़ो। और तभी लूमी मार्क को मना करती है कि तुम ऐसा बिल्कुल भी मत करो, लेकिन मार्क उसकी बात नहीं मानता। और जैसे ही वो तलवार निकालता है वो लीडर कहता है कि मैं तुम्हें थोड़े मैजिकल वर्ड सिखाऊंगा, तुम मेरे पास आओ। और तभी वो लीडर अपने हाथों को लूज कर लेता है और तभी हम मार्क को देखते हैं जो कि उसके बातों में आ चुका था और वो उसके पास चला जाता है। और अब जैसे ही मार्क उसके बिल्कुल पास आ जाता है लीडर उसको लात मारकर दूर गिरा देता है, जिसकी वजह से मार्क की तलवार नीचे गिर जाती है और वो लीडर उठकर उस तलवार को ले लेता है। और उसके बाद वो लूमी के ऊपर भी हमला कर देता है, जिससे लूमी अब थोड़ी सी घायल हो चुकी थी और वो अब जमीन पर गिर जाती है। और तभी वहाँ के गार्ड्स भी अंदर आ जाते हैं और तभी वो लीडर मार्क के गले पर अपनी तलवार लगा देता है और कहता है कि तुम आगे मत बढ़ना। और वहीं एक आदमी जाकर सभी को बताता है कि गुंडों ने लूमी को चोट पहुंचाई है। और ये बात सुनकर पेस्ट्री और वहाँ के लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। और तभी हम बाकी के गुंडों को भी देखते हैं जो कि अपने लीडर से कहते हैं कि हमें भी यहाँ से बचा लो, लेकिन लीडर उनकी बात नहीं सुनता और कहता है कि अपने आप को खुद ही बचाना सीखो। और ये बोलने के बाद वो घोड़े पर बैठता है और मार्क को लेकर वहाँ से कहीं जाने लगता है। और उसके बाद पेस्ट्री और बाकी के लोग लूमी के पास पहुंचते हैं और वहीं पेस्ट्री अपने पास वाले आदमी से कहता है कि लूमी का जल्दी से ट्रीटमेंट करवाओ, उसका ब्लड निकल रहा है। और उसके बाद पेस्ट्री बाहर आ जाता है और वो कहता है कि वो गुंडा कहाँ गया? तो वो लोग कहते हैं कि वो लीडर तो घोड़े पर बैठकर यहाँ से भाग गया। तो पेस्ट्री कहता है कि वो कौन सी दिशा में भागा है और वो लोग उसे ईस्ट का इशारा बताते हैं। और उसके बाद पेस्ट्री को याद आता है कि उसने ईस्ट माउंटेन की तरफ कुछ जाल बिछाए हैं जो कि थोड़े समय के लिए उस गुंडे को रोक पाएंगे। और उसके बाद पेस्ट्री अपनी रिप्लिकेट पावर का यूज करेगा। और तभी पेस्ट्री के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो कहता है कि मैं हर चीज को रिप्लिकेट कर सकता हूँ, तो शायद मैं उस चीज को भी रिप्लिकेट कर पाऊंगा। और नेक्स्ट सीन में हम कैजरोल को देखते हैं जिसे पता चल चुका था कि पेस्ट्री उस गुंडे को ढूंढते हुए अकेला ही वहाँ से जा चुका है। और उसके बाद कैजरोल फ्यूले से कहता है कि मैं पेस्ट्री को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। तो फ्यूले कहता है कि नहीं, आप यहाँ से मत जाओ, क्योंकि वहाँ पर उस गुंडे के साथी भी हो सकते हैं जो कि आप पर हमला भी कर सकते हैं, इसीलिए आपकी जगह पर मुझे और ग्लिकेज को जाने दो। और वैसे भी अगर बाकी के लोगों को पता चला कि वो गुंडा यहाँ से भाग चुका है तो वो सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाएंगे। और आप यहाँ के लॉर्ड हैं तो आपका काम है कि आप सभी लोगों को शांत करो और इसी वजह से आप यहीं पर रहो। और उसके बाद कैजरोल भी उसकी बात मान जाता है। और नेक्स्ट सीन में हम उसी लीडर को देखते हैं जो कि मार्क को लेकर वहां से जा रहा होता है। और तभी अचानक से वो पेस्ट्री के बने हुए ट्रैप में फंस जाता है और उसके बाद वो जमीन पर गिर जाता है। और तभी पेस्ट्री भी वहां पर आ जाता है और उस गुंडे को भी पता चल चुका था कि ये ट्रैप पेस्ट्री ने ही बनाया था। और अब पेस्ट्री अपनी तलवार निकालकर उस गुंडे के साथ लड़ने के लिए तैयार था और वो याद करता है कि कैसे उसके फादर ने उसे तलवार चलाना सिखाया है। और पेस्ट्री सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, लेकिन पेस्ट्री अभी बहुत कमजोर था, इसीलिए वो गुंडा पेस्ट्री को पीछे धकेल देता है। और उसके बाद वो गुंडा कहता है कि मैं तुम्हारा प्लान समझ चुका हूँ, तुम रेप्लिकेट मैजिक का यूज करने वाले हो, लेकिन वो मैजिक करने का मैं तुम्हें मौका ही नहीं दूंगा और उससे पहले ही मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वहीं मार्क पेस्ट्री से कहता है कि तुम्हें मुझे बचाने की कोई जरूरत नहीं, तुम यहाँ से चले जाओ। तो पेस्ट्री कहता है कि तुम मेरे लुटेंडेंट हो और मैं तुम्हें इस हाल में कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और तभी वो गुंडा पेस्ट्री की तलवार को तोड़ देता है और उसके बाद वो उस तलवार से पेस्ट्री के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी सीन शिफ्ट हो जाता है और हम फ्यूले को देखते हैं जो कि अपनी मैजिकल पावर से पेस्ट्री को ही ढूंढ रहा था, लेकिन फ्यूले उन लोगों को नहीं ढूंढ पाता। और तभी उन्हें कुछ घोड़ों के पैर के निशान दिखते हैं और वो उन निशानों का पीछा करते हैं। और थोड़ा आगे जाने के बाद फ्यूले को पेस्ट्री की वही टूटी हुई तलवार मिलती है और ये देखकर फ्यूले रोने लग जाता है और वो कहता है कि अब पेस्ट्री यहाँ नहीं रहा। और अब थोड़ी देर बाद वहाँ पर शाम हो जाती है
है और फ्यूले उसी टूटी हुई तलवार को लेकर पेस्ट्री के घर पर जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि आखिरकार मैं पेस्ट्री के फैमिली को कैसे बताऊं। अब वो जैसे ही अंदर आता है वो देखता है कि पेस्ट्री तो अपनी मॉम के साथ में आराम से बैठा हुआ है और ये देखकर फ्यूले काफी ज्यादा शौक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और तभी कैजरोल फ्यूले को बताता है कि पेस्ट्री थोड़ी देर पहले ही मार्क को लेकर यहाँ आया है। तो फ्यूले कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं भी तो उसी रास्ते से आया हूँ, मैंने तो इन्हें वापस आते हुए नहीं देखा। और ये बात कैजरोल को भी समझ नहीं आती तो वो पेस्ट्री से कहता है कि आखिरकार यहाँ क्या हुआ, तुम समझाओ। और वहीं पेस्ट्री भी इस बात को टालने की कोशिश करता है और वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता। और इस बात को सुनकर पेस्ट्री के डैड गुस्सा हो जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम जल्दी बताओ। और उसके बाद पेस्ट्री बताता है कि मैंने अपने फादर के टेलीपोर्ट मैजिक को अपने ऊपर रेप्लिकेट कर दिया, क्योंकि मेरा रेप्लिकेट मैजिक मुझे किसी भी मैजिक को कॉपी करने देता है, भले ही वो लोगों के मैजिक स्पेल ही क्यों ना हो। और फिर वो बताता है कि जैसे ही उस गुंडे ने हमला किया मैंने अपने आप को और मार्क को यहाँ टेलीपोर्ट कर दिया। और उसके बाद कैजरोल कहता है कि मुझे पता था ऐसा ही हुआ होगा। और उसके बाद वो गुस्से से कहता है कि तुम ये बात किसी को भी नहीं बताओगे कि तुम दूसरों के मैजिक को भी रेप्लिकेट कर सकते हो। और उसके बाद कैजरोल गुस्से से कहते हैं कि आज के बाद तुम किसी को नहीं बताओगे कि तुम दूसरों के मैजिक स्पेल को रिप्लिकेट कर सकते हो और तुम दूसरों के सामने भी उस मैजिक को यूज नहीं कर सकते। और बैटलफील्ड में मैजिक का यूज करना काफी ज्यादा खतरनाक होता है, अगर तुम उसे गलत तरीके से यूज करोगे तो तुम खुद भी मर सकते हो। तुमने मेरा टेलीपोर्ट मैजिक का यूज तो किया था, लेकिन क्या होता अगर तुम बीच में अटक जाते। और अब ये सारी डांट खाकर पेस्ट्री काफी ज्यादा खामोश हो जाता है। और अब नेक्स्ट सीन में हम कैजरोल को देखते हैं जो कि फ्यूले से अकेले में बात कर रहा होता है और वो कहता है कि अगर बाहर के लोगों को पता चला कि पेस्ट्री दूसरों के मैजिक को रेप्लिकेट कर सकता है तो वो लोग पेस्ट्री को ह्यूमन वेपन की तरह यूज कर सकते हैं। और उसके बाद फ्यूले कहता है कि मैं तो बस यही चाहता था कि वो गुंडों का लीडर वहाँ से भागता नहीं। और उसके बाद कैजरोल कहता है कि मैं भी दुआ करता हूँ कि वो गुंडा जल्दी से जल्द पकड़ा जाए, इससे पहले कि वो पेस्ट्री का सच सबको बताए। और जैसे ही सुबह होती है हम मार्क को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा उदास होकर अकेला बैठा हुआ था। और तभी पेस्ट्री उसके पास में जाता है और कहता है कि लूमी बिल्कुल ठीक है, क्या तुम उससे मिलने नहीं जाओगे। तो मार्क कहता है कि आखिरकार मैं उससे मिलने कैसे जा सकता हूँ, जो कुछ भी उसके साथ हुआ वो सब मेरी वजह से हुआ। तो फिर पेस्ट्री कहता है कि अगर तुम्हें सचमुच पछतावा हो रहा है तो तुम लूमी से जाकर माफी मांग लो। और अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो दोनों लूमी से मिलने के लिए आ चुके थे। और तभी हम मार्क को देखते हैं जो कि अभी भी काफी ज्यादा दुखी था। तभी पेस्ट्री कहता है कि मैं किचन में जाकर आता हूँ। और उसके बाद लूमी मार्क से कहती है कि आखिरकार तुम इतने दुखी क्यों हो। तो मार्क कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें चोट लग गई। तो लूमी कहती है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये चोट तुमने नहीं पहुंचाई है। लेकिन मार्क कहता है कि नहीं, ये सारी गलती मेरी है, तो तुम मुझे माफ कर दो। और उसके बाद लूमी उससे कहती है कि मैंने तुम्हें कब का ही माफ कर दिया था। और तभी हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कहता है कि मुझे अब और कोई लड़ाई नहीं चाहिए, मुझे बस लोगों के चेहरे पर एक स्माइल चाहिए। और उसके बाद हम देखते हैं कि पेस्ट्री बोन का पाए तैयार करने लग जाता है और काफी देर कोशिश करने के बाद आखिर में उसका बोन का पाए तैयार हो जाता है। और इस चीज की खुशबू मार्क और लूमी को किचन से आ जाती है। और उसके बाद वो पेस्ट्री से पूछते हैं कि आखिर तुमने ये क्या बनाया, ये मुझे देखने में काफी ज्यादा डिलीशियस लग रहा है। और उसके बाद पेस्ट्री उन दोनों से कहता है कि ये बोन का पाए है, इसे खाकर देखो। और जैसे ही वो दोनों उस केक को खाते हैं वो उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। और ये चीज देखकर पेस्ट्री को भी काफी ज्यादा खुशी मिलती है। और उसके बाद पेस्ट्री उन्हें एक और चीज देता है और कहता है कि ये चीज भी ट्राई करके देखो, ये हनी से बना है। अब वो दोनों उस चीज को भी खाकर टेस्ट करते हैं, लेकिन वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। और उसके बाद पेस्ट्री सोचता है कि बोन का पाए मतलब वो एप्पल अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ मीठे होते हैं तो कुछ खट्टे। और फिर वो मार्क से कहता है कि मार्क, तुम्हारे अंदर भी ऐसी काफी सारी चीजें हैं जो तुम्हें बेहतर बनाती है और मैं तुम्हारी उन्हीं बेहतर चीजों को बाहर निकालना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आज जो तुमने गलती की है तुम उस गलती को आगे ना दोहराओ, और अगर तुम्हें सच में मेरा लुटेंडेंट बनना है तो तुम्हें अपनी खूबियां बाहर निकालनी होगी। और ये सुनकर मार्क काफी ज्यादा खुश हो जाता है और वो कहता है कि हाँ, मैं जरूर इम्प्रूव करूंगा। और तभी हम ग्लेकेज को देखते हैं जो कि लूमी के डैड हैं। वो गुस्से से वहाँ पर आते हैं और फिर वो मार्क से कहते हैं कि तुम्हारी गलती की वजह से मेरी बेटी घायल हो गई, और अगर तुम्हें इस गलती का पश्चाताप करना है तो तुम्हें एक दिन लूमी से शादी करनी होगी। और उसके बाद ग्लेकेज लूमी से पूछता है कि तुम्हें इस बात से कोई दिक्कत तो नहीं। तो लूमी कहती है कि नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। और उन दोनों की ये सारी बातें सुनकर मार्क काफी ज्यादा शर्माने लग जाता है और वो बिल्कुल भी नहीं बोल पा रहा था। और उसके बाद पेस्ट्री ग्लेकेज से कहता है कि आप इस बोन का पाई को खाकर देखो। और तभी मार्क लूमी से कहता है कि बस 3 ही पीस बचे हैं, एक मुझे दे दो। तो लूमी कहती है कि हस्बैंड की जो भी चीजें होती है वो पहले वाइफ की होती है, तो इसका मतलब ये पीस अब मेरा हुआ। और ये बात सुनने के बाद मार्क और भी ज्यादा ब्लश करने लग जाता है। और उसके बाद हम पेस्ट्री को देखते हैं जिसे अपना खुद का बनाया बोन का पाई काफी ज्यादा अच्छा लगता है। और फिर वो उन सभी लोगों के चेहरे पर स्माइल देखकर वो कहता है कि ये बात सच है कि स्वीट्स सबके चेहरे पर स्माइल लाते हैं, और ये तो बस एक शुरुआत है। मैं इन सभी लोगों को स्वीट्स की दुनिया में काफी
ज्यादा अच्छे से रखूंगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हम एक लेडी को देखते हैं जो कहती है कि क्या गुंडों को फिफ ऑफ माउंटेन में डिस्पैच किया गया है। और इस बात पर दूसरा आदमी कहता है कि हाँ, क्योंकि उन्होंने हमारी टेरिटरी के स्ट्रगलर्स को राउंडेड अप कर दिया है। और तभी वो लेडी फिर से कहती है कि इन सब से डील करना थोड़ा सा मुश्किल है। और उसके बाद ये चैप्टर एंड हो जाता है। चैप्टर 4 की स्टार्टिंग में हम केजरोल को देखते हैं जो कहता है कि हमारे पास पैसे बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। और तभी फ्यूले कहता है कि हाँ, हमें पता है, तुमने काफी बार हमें बताया है और आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने यहाँ आए हैं। और तभी पेस्ट्री कहता है कि उन गुंडों के साथ फाइट करके हमारा बहुत ज्यादा खर्चा हो गया और जो 2 विलेज हमने सील किए थे वापस उन्हें रीओपन करने में काफी ज्यादा खर्चा आएगा और खाने को सेव करने में भी हमारा बहुत खर्चा लगा। और तभी कैजरोल कहता है कि हमें उस गुंडे के लीडर को भागने नहीं देना चाहिए था। और ये सुनकर फ्यूले कहता है कि हाँ, तुम सही कह रहे हो, अगर वो हमारी पकड़ में आ जाता तो हमें कम से कम 200 गोल्ड तो मिल ही जाते, लेकिन अब तो वो भी नहीं होने वाला और हम लोग अब किसी से पैसे उधार भी मांग नहीं सकते। और इसी फाइट की वजह से आसपास के विलेज के पास में भी कोई भी पैसा नहीं होगा। और तभी कैजरोल फ्यूले से कहता है कि क्या हो अगर हम कोर्ट नोबल से पैसे उधार ले लें। तो फ्यूले कहता है नहीं, वो काफी ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं। और तभी पेस्ट्री कैजरोल से कहता है कि आप और मॉम अपने पेरेंट्स से हेल्प क्यों नहीं मांग लेते। तो कैजरोल कहता है कि नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हारी मॉम ने और मैंने अपने पेरेंट्स से सारे रिश्ते तोड़ दिए थे और मैंने अभी तक उनको उनके ग्रैंड चिल्ड्रन से भी नहीं मिलाया, तो अब मैं सीधा उनके पास जाके पैसे कैसे मांग सकता हूँ। और फिर कैजरोल पेस्ट्री को बताता है कि जब तुम्हारी मॉम और मैं पहली बार मिले थे तब हमारी जमीन और भी ज्यादा बंजर हुआ करती थी, इसीलिए किसी को भी हमारा साथ रहना अच्छा नहीं लगता था। और तभी फ्यूले हंसते हुए कहता है कि फिर भी तुम लोग किसी से भी नहीं डरे और भाग के तुम लोगों ने लव मैरिज कर ली। और ये बात सुनकर कैजरोल अब ब्लश करने लग जाता है। और तभी पेस्ट्री सोचता है कि इस वर्ल्ड में अरेंज मैरिज ही होती है, तो इन लोगों के लिए लव मैरिज करना कितना मुश्किल रहा होगा। अब नेक्स्ट सीन में हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि अपने दोस्तों के साथ में बैठा हुआ था और उन्हें पैसों के बारे में बता रहा था। और उसके बाद पेस्ट्री लूमी से कहता है कि अब तुम्हारी चोट कैसी है। तो लूमी कहती है कि ग्रैंडफादर ने और मेरे फादर ने मुझे बाहर आने की परमिशन दे दी है, मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और ये बोलने के बाद लूमी अपने आप को मारकर दिखाती है, लेकिन वो जैसे ही मारती है उसे दर्द होने लग जाता है। और इस बात पर मार्क उससे कहता है कि क्या तुम थोड़ा सा भी आराम नहीं कर सकती। और फिर लूमी कहती है कि तुम इतनी चिंता मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और उन दोनों की ये बातें सुनकर पेस्ट्री कहता है कि तुम दोनों बहुत अच्छे कपल हो। और ये बात सुनकर मार्क गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि हम दोनों कपल नहीं है। और उसके बाद मार्क पेस्ट्री को आइडिया देता है, वो कहता है कि क्यों ना हम फील्ड को और भी बड़ा कर दें। तो पेस्ट्री कहता है कि फील्ड को बढ़ाने में हमें जमीन की जरूरत होगी, जमीन तो हमारे पास में है लेकिन टाइम, मैन पावर और सबसे बड़ी बात हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, तो हम ये काम कैसे कर पाएंगे, तो हमें और कोई दूसरा आइडिया सोचना होगा। तो लूमी उसे एक और आइडिया देती है, वो कहती है कि जो तुमने बोनका पाई बनाए थे वो तुम टाउन में बेचना शुरू करो, शायद उससे कुछ पैसे मिल जाए। तो पेस्ट्री कहता है कि ये आइडिया अच्छा है और मुझे बोनका पाई बनाने में भी मजा आएगा, लेकिन उसके इंग्रेडिएंट्स खरीदने के लिए हमें फिर भी पैसों की जरूरत पड़ेगी और पैसे हमारे पास है नहीं। और तभी मार्क कहता है कि पेस्ट्री क्यों ना तुम हमें मैजिक सिखाओ, मैं मैजिक से काफी सारी खाने की चीजें लाऊंगा और हम वैसे भी अमीर हो जाएंगे। और इस बात पर लूमी कहती है कि आखिर तुम क्या मजाक कर रहे हो, अगर तुम मैजिक सीख भी गए तो फिर भी तुम बुद्धू के बुद्धू रहोगे। और ये बात सुनकर मार्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मार्क और लूमी आपस में झगड़ा करने लग जाते हैं। अब पेस्ट्री उन दोनों की लड़ाई देखकर वो उन्हें चुप कराता है। और तभी लूमी कहती है कि पेस्ट्री शायद मैजिक काम आ सकता है। और फिर वो कहती है कि पेस्ट्री तुम अपनी मैजिक स्पेल दिखाओ जो तुम यूज करते हो, शायद उस स्पेल को देखकर कुछ आइडिया आ सकता है। और तभी पेस्ट्री सोचता है कि लूमी की बात सही है, अगर हम तीनों सोचेंगे तो शायद हो सकता है कि हम एक ही डायरेक्शन में सोचे। और उसके बाद पेस्ट्री उनसे कहता है कि जो चीज तुम्हें पसंद है उसकी ड्राइंग तुम जमीन पर बना दो। और उसके बाद वो दोनों अपनी अपनी ड्राइंग बनाने लग जाते हैं। और तभी पेस्ट्री मार्क के पास में आता है और उसकी ड्राइंग देखता है। तो मार्क उसे समझाता है कि ये मैं हूँ और मैं ड्रैगन से फाइट कर रहा हूँ। और उस ड्राइंग को देखकर पेस्ट्री मन में सोचता है कि क्या ये सच में ड्रैगन है, मुझे तो लगा था कि ये कोई रेंगता हुआ कीड़ा होगा। और उसके बाद पेस्ट्री लूमी की ड्राइंग चेक करता है तो वो देखता है कि लूमी ने जमीन पर बोन का पाई बनाया है। और लूमी की ड्राइंग देखकर मार्क उसका मजाक बनाना लग जाता है और वो कहता है कि ये कितनी बेकार ड्राइंग है। और ये बात सुनकर लूमी मार्क पर गुस्सा हो जाती है और वो कहती है कि तुमने खुद की ड्राइंग देखी है। और उन दोनों की लड़ाई देखकर पेस्ट्री उन दोनों को फिर से शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि मैं अब अपना मैजिक स्पेल यूज करने वाला हूँ। और तभी पेस्ट्री अपने रिप्लिकेट मैजिक को यूज करता है। तभी मार्क और लूमी के हाथ चमकने लग जाते हैं और जैसे ही मैजिक कंप्लीट होता है उन लोगों ने जो ड्राइंग जमीन पर बनाई थी वो उनके हाथ पर आ जाती है। और ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो पेस्ट्री की तारीफ भी करते हैं। और फिर पेस्ट्री उन्हें बताता है कि ये ड्राइंग 3 दिन में तुम्हारा हाथ से गायब हो जाएगी, लेकिन अगर यही चीज मैं ट्री या वॉल पर करूंगा तो वो परमानेंट रहेगा। और इस बात पर मार्क
मार्क कहता है कि ये तो काफी अच्छा मैजिक है और फिर लूमी कहती है कि क्या तुम इसी चीज का उल्टा कर सकते हो? अगर तुमने जमीन पे से इस चीज को कॉपी करके किसी दूसरी चीज पर छापा है, अगर तुम इसका उल्टा करो, किसी चीज को कॉपी करके तुम उसकी ड्राइंग बनाओ तो ये काफी ज्यादा कूल लगेगा। और ये बात सुनकर पेस्ट्री के दिमाग में काफी अच्छा आइडिया आता है और वो लूमी का हाथ पकड़ के उसे थैंक यू बोलता है और कहता है कि लूमी तुम तो ग्रेट हो, मुझे यही चाहिए था। और पेस्ट्री की ये सारी बातें सुनकर लूमी काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाती है और वो कहती है कि आखिर पेस्ट्री तुम्हें क्या हुआ है? और उसके बाद पेस्ट्री वहाँ से भाग जाता है और कहता है कि मुझे एक बहुत अच्छा आइडिया मिला है। और अब नेक्स्ट सीन में हम पेस्ट्री की मॉम को देखते हैं जो कैजुअल से कहती है कि क्या सही में हमारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं? और फिर पेस्ट्री की मॉम कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारे पेरेंट्स इस चीज में हमारी हेल्प करेंगे। पेस्ट्री की ये बात सुनकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वो पूछते हैं कि आखिर हम पैसा कैसे कमाएंगे? और फिर पेस्ट्री कैजुअल से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि आप मेरी बड़ी बहन की अरेंज मैरिज कराने की सोच रहे हो। तो कैजुअल कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, जोसेफ अब 13 ईयर की हो चुकी है तो उसकी शादी की उम्र भी हो चुकी है। तो पेस्ट्री कहता है कि आपके पास में टेलीपोर्ट मैजिक है तो आप जोसेफ को किसी भी जगह टेलीपोर्ट करके किसी भी लड़के को दिखाने ले जा सकते हो। और फिर पेस्ट्री कहता है कि आखिर उन लोगों का क्या होगा जिनके पास में टेलीपोर्टेशन मैजिक नहीं है, तो वो क्या करेंगे? तो पेस्ट्री की मॉम कहती है कि उन लोगों को पैदल या घोड़ों की मदद से लड़की को दिखाने के लिए जाना होगा और ये चीज काफी ज्यादा खतरनाक भी हो सकती है क्योंकि रास्ते में जंगली जानवर या फिर लुटेरे भी हो सकते हैं। और फिर फ्यूले बताता है कि इस सफर के दौरान काफी ज्यादा खर्चा भी हो जाता है और तभी पेस्ट्री कहता है कि इसीलिए हम इस चीज को बेचेंगे। और उसके बाद पेस्ट्री अपना मैजिक का यूज करके एक लकड़ी के ऊपर अपनी मॉम की पिक्चर बना देता है और उस पिक्चर को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये पिक्चर तो एकदम सेम टू सेम लग रही है। और पेस्ट्री की मॉम कहती है कि ये तो बिल्कुल एक मिरर की तरह लग रहा है। और फिर पेस्ट्री कहता है कि मैंने इसे मैच मेकिंग फोटोज का नाम दिया है और इस चीज से किसी को भी ट्रेवल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस वो इस पिक्चर को एक दूसरे को दिखाकर रिश्ता पक्का कर सकते हैं और इससे उनको ज्यादा खर्चा नहीं आएगा। और अब कैजुअल सोचता है कि इस चीज से तो हम 5 से 10 गोल्ड कॉइन कमा सकते हैं और ये पिक्चर मैजिक से बनती है तो हमारा इन्वेस्टमेंट भी बिल्कुल नहीं होगा। और तभी फ्यूले कहता है कि अगर हम इस काम को स्टार्ट करेंगे तो बाकी के लोगों को भी पेस्ट्री के मैजिक के बारे में पता चल जाएगा। तो पेस्ट्री कहता है कि एक ना एक दिन सभी लोगों को पता चल जाएगा और वैसे भी मैं उन लोगों को बस इतना बताऊंगा कि मैं अपने मैजिक से बस पेंटिंग बना सकता हूँ और इस चीज से लोगों का हमारे ऊपर ज्यादा अटेंशन भी नहीं आएगा। और इस बात से वो तीनों एग्री करने लग जाते हैं। और उसके बाद पेस्ट्री की मॉम पेस्ट्री के पास में आती है और उसी पिक्चर को दिखाकर कहती है कि जरा इस आंख के पास देखो, यहाँ पर कौवे के पैर का निशान है, क्या तुम इसे हटा सकते हो? और ये चीज देखकर पेस्ट्री सोचता है कि आखिर अब मैं क्या कर सकता हूँ। और अब नेक्स्ट सीन में पेस्ट्री बताता है कि काउंट ऑफ रेटेस एक आउटलाइन डोमेन है जो कि डिवाइन किंगडम ओप्रोलिज के साउथ में लोकेट करती है और इसके बॉर्डर के ईस्ट और साउथ में सी है और इसके बॉर्डर में 50 गांव आते हैं जिसमें से 4 मेन गांव है और ये सारे रॉयल कैपिटल के रोड से लिंक है क्योंकि रॉयल किंगडम इन सभी को एडमिनिस्ट्रेट करता है। काउंट ऑफ रेटेस साउथ की सबसे बड़ी डोमेन है और लोकल कैपिटल की कोर में है काउंटी ऑफ रेटेस का रेटेस वेल। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि कैजुअल और पेस्ट्री काउंट रेटेस से मीटिंग करने के लिए आए हैं और अब उन लोगों को अंदर जाने की परमिशन भी मिल जाती है। और वहीं क्वीन कहती है कि कैजुअल क्या हमारी शिकायत करने के लिए यहाँ पर आए हैं क्योंकि हम लोग गुंडों को रोक नहीं पाए थे। और तभी दूसरा बंदा कहता है कि आप चिंता मत करो, इस नोबल से डरने की कोई जरूरत नहीं। और अब नेक्स्ट सीन में कैजुअल और पेस्ट्री उनके रूम में आ जाते हैं और वो क्वीन उनका वेलकम करती है और उसके बाद वो लड़की अपना नाम ब्रियोचे बताती है और इस नाम को सुनकर पेस्ट्री याद करता है कि ब्रियोचे नाम की ये लड़की काउंट रेटेस की ये सबसे ओल्डेस्ट डॉटर है। ब्रियोचे के सारे प्रेडेसेसर कॉन्फ्लिक्ट में मारे गए और जो सही उत्तराधिकारी है वो इस टाइम पर काफी ज्यादा यंग है और जब तक वो उत्तराधिकारी थोड़ा और बड़ा नहीं हो जाता तब तक ब्रियोचे के पास में सारी अथॉरिटीज है। लेकिन वो जो उत्तराधिकारी था वो बड़ा होने से पहले ही मर गया। और वापस से हम प्रेजेंट के सीन को देखते हैं और तभी पेस्ट्री नोटिस करता है कि ब्रियोचे उनको काफी ज्यादा क्लोज वे में ले रही है और उसके बाद ब्रियोचे उन्हें चाय के लिए पूछती है और साथ में ही वहाँ पर काफी सारी कुकीज भी आई थी और उन सारी कुकीज को देखकर पेस्ट्री काफी ज्यादा एक्साइटिंग हो जाता है। और वहीं ब्रियोचे बताती है कि चाय का हमारा बहुत बड़ा बिजनेस है। और फिर कैजुअल कहता है कि हाँ मुझे पता है कि यहाँ की चाय पूरे रॉयल कैपिटल में काफी ज्यादा फेमस है। और उसके बाद कैजुअल उस चाय को पीता है और कहता है कि वाकई में ये चाय काफी ज्यादा अच्छी है। और तभी हम पेस्ट्री को देखते हैं जो कि एक कुकीज को खाने वाला था और वो खाते हुए कहता है कि मैं पहले काफी सारी कुकीज बनाया करता था। और उसके बाद वो जैसे ही उस कुकी को खाता है उसे उसका टेस्ट ज्यादा अच्छा नहीं लगता और ये देखकर ब्रियोचे काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो सोचती है कि बच्चों को तो कुकीज काफी ज्यादा पसंद होती है लेकिन ये कुकी इसको पसंद क्यों नहीं आई। और उसके बाद ब्रियोचे कैजुअल की फार्मिंग की तारीफ करने लग जाती है कि किस तरीके से उसने एक बंजर जमीन को काफी
ज्यादा उपजाऊ बनाया। और फिर वो कैजरोल से कहती है कि मैं तुम लोगों से तुम्हारा एग्रीकल्चर सीक्रेट जानना चाहती हूँ। तो कैजरोल ब्रियोन से कहता है कि आप ज्यादा तारीफ कर रहे हैं, वैसे भी मैंने अपनी बंजर जमीन को मेरे बेटे के आइडिया से ही उपजाऊ बनाया था। और ये बात सुनकर वो सोचती है कि शायद कैजरोल अपनी तारीफ नहीं करना चाहते, इसीलिए वो झूठ बोल रहे हैं। और तभी कैजरोल सोचता है कि शायद ये बिलीव नहीं कर पा रही होगी, और वैसे भी एक 10 साल का बच्चा इतना काम वैसे भी नहीं कर सकता। और उसके बाद वो पेस्ट्री से कहती है कि तुम्हारे पास कितने अच्छे फादर है। और फिर पेस्ट्री कहता है कि हमारा लैंड हमारे फादर की वजह से ही बहुत अच्छा है, लेकिन रिसेंटली हमारे ऊपर हमला हो गया और हमला करने वाले 100 गुंडे थे, और ना चाहते हुए भी मुझे और बाकी के बच्चों को भी लड़ना पड़ा। और ये बात सुनकर ब्रियोचे काफी ज्यादा घबरा जाती है और वो कहती है कि क्या सच में 100 गुंडे थे। और तभी पेस्ट्री अपने मन में सोचता है कि मैंने ये झूठ बोला है, एक्चुअली वहाँ पर 50 ही गुंडे थे। मैं जानबूझकर डिजिट बढ़ा रहा हूँ जिससे मैं अपनी टैक्टिक यूज कर सकूं। और वहीं ब्रियोचे उस बात को बदलने की कोशिश करती है, लेकिन पेस्ट्री बात को बदलने नहीं देता। और वो कहता है कि जब हमने गुंडों को पकड़ा तब हमने उनसे क्वेश्चन पूछे और उन लोगों ने हमें ये बात बताई कि वो लोग रेटस वेल से ही आए हैं। तो फिर वो कहती है कि अच्छा ऐसी बात है, मुझे तो इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। तो पेस्ट्री कहता है कि अगर आपको हमारी बातों पर बिलीव नहीं हो रहा तो हम कुछ गुंडों को आपके हवाले कर देंगे, लेकिन अगर फिर भी आपको गुंडे के बारे में कुछ भी नहीं पता होगा तो हम लोग उन्हें रॉयल फैमिली के हवाले कर देंगे, जिससे एक ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशन होगी। और फिर वो कहता है कि क्या आप ऐसा ही चाहती हो। और इस बात को सुनकर ब्रियोचे काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और वो कहती है कि मैं मान लेती हूँ कि तुम्हारी थ्योरी सही है, और हो सकता है कि वो लोग एक ब्रांड हो जिन्हें कि हमारी टेरिटरी से निकाल दिया गया हो और फिर वो तुम्हारे पास आ गए हो। और ये बात सुनकर पेस्ट्री फ्यूले की कही बात को याद करता है, जहाँ फ्यूले ने कहा था कि काउंटी ऑफ रेटस गुंडों को खत्म करने में फेल हो गई। और उस बात को याद करके पेस्ट्री ब्रियोचे से कहता है कि आप तो कह रही हो कि उन गुंडों को निकाल दिया गया था, लेकिन रिपोर्ट के हिसाब से तो उन्होंने रेटस के साथ में फाइट की थी। तो मुझे ये बताओ कि आखिरकार उन लोगों ने कौन से फोर्स के साथ में फाइट की थी। और इस बात पर ब्रियोचे कहती है कि ये बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती। और फिर वो कहती है कि तुम्हारे पास आखिर कौन सा प्रूफ है कि जिन लोगों के साथ में हमने फाइट की थी वो वही गुंडे हैं जिनको तुम लोगों ने कैप्चर किया है। और इस बात पर कैजरोल एक तलवार बाहर निकालता है और कहता है कि उन गुंडों में से एक गुंडे के पास में ये तलवार थी, और इस तलवार पे जो लोगो बना हुआ है ये आपकी फैमिली का ही लोगो है। और ये देखकर ब्रियोचे काफी ज्यादा शौक हो जाती है और वो मन में कहती है कि आखिरकार हम लोग पकड़े गए। और उसके बाद पेस्ट्री कहता है कि मुझे ये लगता है कि आप लोग गुंडों को निकालने में फेल हो गए, और तुम्हारे फेल होने की वजह से उन लोगों ने हमारे विलेज पर हमला किया। और तुम्हें ये भी पता है कि इसमें सबसे बड़ी गलती तुम्हारी है, लेकिन तुम अपनी पोजीशन गंवाना नहीं चाहते। और पेस्ट्री कहता है कि तुम चिंता मत करो, क्योंकि हम इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। और ये सुनकर ब्रियोचे कहती है कि हाँ तुम मत बताना। और उसके बाद पेस्ट्री बताता है कि उन गुंडों से फाइट करके हमारा काफी ज्यादा खर्चा हो गया और इसी वजह से हमें मुआवजा चाहिए। और इस बात पर वो कहती है कि हम तुम्हें 100 गोल्ड कॉइन देंगे। तो पेस्ट्री कहता है कि 100 गोल्ड कॉइन काफी कम है, तुम्हें और ज्यादा बढ़ाने चाहिए। और ये बात सुनकर वो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये कोई बच्चा है। तो फिर वो कहती है कि हम तुम्हें 150 गोल्ड कॉइन देंगे। और इस बात पर पेस्ट्री भी मान जाता है और पेस्ट्री अपने डैड से भी पूछता है कि क्या इतना मुआवजा ठीक रहेगा। तो कैजरोल भी इस बात से एग्री करता है और नेक्स्ट सीन में वो लोग अपने बीच में एक एग्रीमेंट साइन कर देते हैं। और वहीं ब्रियोचे सोचने लग जाती है कि ये लड़का मुझे आम बच्चा नहीं लग रहा। और फिर उसे यकीन हो जाता है कि जो फार्मिंग के बारे में कैजरोल ने बताया था वो बिल्कुल सही था। और फिर वो सोचती है कि 150 कॉइन देना बिल्कुल सही रहेगा, नहीं तो इन लोगों को गुस्सा आ जाएगा क्योंकि मैंने गुंडों को एस्केप करने दिया। और उसके बाद पेस्ट्री उन सिक्कों को काउंट करता है और उसे पता चलता है कि ये 150 कॉइन पूरे हैं। और उसके बाद वो लोग वहाँ से जाने वाले थे, लेकिन ब्रियोचे पेस्ट्री की तारीफ करती है और वो कहती है कि मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया और अब मैं हार मानती हूँ। और पेस्ट्री कहता है कि मुझे माफ कर देना अगर मैंने आपसे रूड तरीके से बात की हो तो। और फिर वो कहता है कि मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस नहीं किया, मेरा नाम पेस्ट्री मिले है। और उसके बाद वो कहती है कि मैं तुम्हारा नाम अच्छे से याद रखूंगी। फिर वो उससे पूछती है कि जब तुम्हें चाय सर्व की गई थी तब तुम्हें वो अच्छी नहीं लगी। तो फिर पेस्ट्री कहता है चाय तो बहुत अच्छी थी, लेकिन उसके साथ में जो कुकी सर्व की गई थी वो कुकी उसके साथ में मैच नहीं कर रही थी। और उसके बाद पेस्ट्री उसे समझाने लग जाता है कि कुकीज को सर्व करने का तरीका क्या होता है। और पेस्ट्री उसे बहुत ज्यादा बताया जा रहा था और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। और उसकी ये सारी बातें सुनकर कैजरोल को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। और उसके बाद कैजरोल उसका मुंह बंद करने के लिए उसे एक मुक्का मार देता है। और उसके बाद कैजरोल ब्रियोचे से माफी मांगता है और वो कहता है कि आप पेस्ट्री को माफ कर देना। और उसके बाद पेस्ट्री उसके पास में जाता है और कहता है कि माफ करना, मैं कोई गिफ्ट नहीं लेकर आया, लेकिन आप इसे अपने पास रख सकती हो। और ऐसा बोलने के बाद पेस्ट्री एक हैंकी को बाहर निकालता है और अपने रेप्लिकेट मैजिक का यूज करके उसके ऊपर ब्रियोचे की पिक्चर बना देता है। और उस गिफ्ट को देखकर ब्रियोचे काफी ज्यादा हैरान हो जाती है,
लेकिन वो काफी ज्यादा खुश भी थी। और उसके बाद पेस्ट्री और कैजरोल वहाँ से चले जाते हैं और ये एपिसोड भी एंड हो जाता है।